कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिनोमियल्स पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एंड लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड लास्ट टाइम। सो वी डिफाइंड कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग केवल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही ध्यान में रख रहे हैं। तो कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, वी कॉल इट अ पॉलिनोमियल इफ देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that there exist complex numbers such that f of z is equal to this expression for all complex numbers z। तो ये एक डेफिनेशन थी एक पॉलिनोमियल की या पॉलिनोमियल फंक्शन की। फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल था जो हमेशा ज़ीरो आउटपुट करता है, तो इट्स द कांस्टेंट फंक्शन ज़ीरो। एंड मोर जनरली अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विच outputs only one value. The zero polynomial outputs always the zero value. Constant polynomial always outputs a fixed value. So, for instance, as we said कि अगर ये define कर दें कि f of z is, let's say whatever, 3 plus 4 iota for all z, then that is a constant polynomial. It's a constant function but also a polynomial and hence उसको हम constant polynomial भी बोलते हैं। ओके और फिर हमने देखा था कि सारे फंक्शंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। कुछ ही फंक्शंस हैं जिनको पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, मीनिंग कुछ ही ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्ट करते हो सच दैट ये रूल फॉलो होता हो। हमने एक जनरल फैक्ट प्रूव किया था कि कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, यानी एटलीस्ट दो वैल्यूज़ हैं इसके आउटपुट में, और एट द सेम टाइम वो हमेशा रियल वैल्यू ही लेता हो, तो ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, पीरियड। ओके, सो ये हमने प्रूव किया था और लेट्स प्रोसीड। सो हियर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल को लेके एक छोटी सी चीज़ प्रूव करेंगे। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, so there must exist some such complex numbers such that this happens for all z. So when I wrote this, I meant for all z, obviously, for all z. तो ये जो notation है, this symbol stands for all, और z, when I'm writing for all z, मेरे कहने का मतलब है for all complex numbers z, obviously. ठीक है, तो suppose we have complex numbers such that this happens. Basically we are given a polynomial and we want to say कि f is the zero polynomial if and only if ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाए। इनमें से अगर एक भी नॉन ज़ीरो है तो ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, हमेशा कभी ना कभी नॉन ज़ीरो वैल्यू लेगा। ठीक है, तो यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू प्रूव सच थिंग्स। और पिछले बार जो हमने रीजनिंग सीखी थी वो काम आएंगी। तो सपोज I mean if, or first assume, yeah ठीक है, if n is equal to 0 then we are done, then it is clear rather, क्योंकि अगर n 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि fz is equal to a naught, ये सब तो है ही नहीं। तो अगर n 0 है तो fz is equal to a naught for all z, and now if f is the zero polynomial, meaning f takes only zero value, what we have is f of 0 is a naught, right? Because fz is a naught for all z, so in particular f of 0 is a naught, but since f0 is 0 because f is the zero polynomial, we see a naught is equal to 0 and this is automatically true then. So we may assume, thus we may assume कि एटलीस्ट इतना तो गिवन है। ठीक है, तो वी क्लेम, सो हियर इज द मेन पॉइंट दैट वी क्लेम ए एन इज 0। तो ये जो लास्ट में जो बैठा है उसको 0 दिखा देंगे
फिर एक बार उसको 0 दिखा दिया तो उसके पहले वाले को भी 0 दिखा देंगे बाय द सेम रीजनिंग, बिकॉज जब लास्ट वाला 0 हो गया तो उसको हटा सकते हैं इस लिस्ट में से। ठीक है, तो वील जस्ट प्रूव दिस एंड बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा इसके बाद, क्योंकि कुछ खास है नहीं। तो ये वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे पिछले बार हमने देखा था, बल्कि ये वाला काफ़ी आसान है। तो एफ जेड क्या लिखा हुआ है, एफ जेड को मैं ऐसे लिख देता हूँ उल्टा करके। और बिफोर वी प्रोसीड, जब हमने बोला वी क्लेम ए एन इज ज़ीरो, सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ कर लेते हैं कि वी अस्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी कि ए एन इज नॉन ज़ीरो, एंड वील ब्रिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन सो दैट देन दिस ब्लू थिंग विल बी प्रूवन। ठीक है, तो वी हैव दिस एज एफ जेड एंड नाउ वी टेक आउट जेड टू द पावर एन एज कॉमन, so this was for all z, बट जब हम z टू द पावर n कॉमन निकालेंगे तो हम केवल नॉन ज़ीरो z के लिए ये बात बोल रहे हैं। सॉरी, सो यहाँ पे आएगा 1/z, या ऐसे लिखने के बजाय ऐसे ज़्यादा बेटर है। So f of z is this expression for all non-zero z, non-zero complex number z। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के लिए तो ये सेंस नहीं बनाएगा, तो वी हैव दैट। और अगेन ए एन इज़ अज्यूम टू बी नॉन ज़ीरो, तो फिर से वही कि एक बार के लिए पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। मान लेते ए एन कहीं पर है, नॉन ज़ीरो कहीं पे भी हो सकता है, बस पिक्चर में ऐसे बना दे रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और z की जगह पे रख देते हैं, लेट से कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट कोई रियल नंबर ही रख लेते हैं। सो लेट से f of r is r to the n, right? f of r is this, and अगर r बहुत बड़ा ले लेते हैं, वेरी बिग रियल नंबर, तो ये इन सब का मैग्नीट्यूड टुगेदर बहुत छोटा होगा। जैसा पिछली बार देखा था ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, ये बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ए एन के अराउंड कोई नंबर है, क्योंकि ये छोटे मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर ए एन में ऐड हो रहा है। दिस इज़ ए एन, तो छोटे मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए एन में ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस छोटी सी डिस्क में मिलेगा। तो ये डिस्क छोटी है, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये छोटी डिस्क है, उसका मतलब बस ये है कि इसके अंदर ओरिजिन नहीं है। सिंस ए एन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ओरिजिन, ए एन इज़ नॉन ज़ीरो, सो एक छोटी सी डिस्क ऐसी ज़रूर है जो कि ओरिजिन को कंटेन नहीं करती, जिसका सेंटर ए एन है। और अगर आर को हम बहुत बड़ा ले लेंगे तो ये चीज़ उस छोटी सी डिस्क में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अब अगर ये इस छोटी सी डिस्क में है और उसको हमने r टू दी n से मल्टीप्लाई किया है, वेयर r इज़ अ बिग नंबर एंड n इज़ एटलीस्ट 1, तो वो इस डिस्क में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केल कर रहा है, और वो चीज़ ज़ीरो तो नहीं हो सकती। अगर r सफिशेंटली बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज हमने अस्यूम किया था कि f of r इज़ ज़ीरो फॉर ऑल r, इन फैक्ट f of z इज़ ज़ीरो फॉर ऑल z। So this is a contradiction, and hence a n is 0, and by similar reasoning you can keep showing that a n minus 1 is 0, a n minus 2 is 0, and so on and so on. So everything will be 0, and that proves this lemma. तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल लिखने का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि सपोज समबडी क्लेम्ड कि भाई मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है 2 + iota + 7z + 4 + 3 iota z स्क्वायर, सपोज किसी ने एक्सप्रेशन लिख के दे दिया और वो कह रहा है कि ये हमेशा ही ज़ीरो वैल्यू लेता है, तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एज सुन एज ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, हम उन पर आएंगे, एज सुन एज इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो है, ये जो फंक्शन है हमेशा ज़ीरो नहीं ले सकता वैल्यू। इंटरेस्टिंग बात है, बट आसान बात है। ठीक है, तो वी हैव प्रूवन इट, और अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम बोल रहा हूँ, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं मिलेगा किसी टेक्स्ट बुक में, बट उचित नाम है, उपयुक्त नाम है। तो दो फंक्शंस हैं, दो नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल्स हैं इनफैक्ट, तो ये पॉलिनोमियल्स दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। एफ जेड इज़ लेट्स से दिस एक्सप्रेशन वेयर ए एम इज़ नॉन ज़ीरो। किसी भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है,
m ज़ीरो भी हो सकता है, दैट्स ओके, बट किसी भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो लास्ट में जो चीज़ दिख रही है वो नॉन ज़ीरो है। ईजी बात, ये भी हमने पिछले लेक्चर में बोला था। gz, सपोज ये एक्सप्रेशन है वेयर अगेन द लास्ट थिंग इज नॉन ज़ीरो, देन द कंक्लूजन इज कि f और g बराबर हैं। कहने का मतलब क्या, जब हम ये लिख रहे हैं f इक्वल g, इसके कहने का मतलब है कि एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल z, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z, राइट। तो जब लिख रहे हैं f इज इक्वल टू जी, इसका मतलब यही है कि हर पॉइंट पे f और g सेम वैल्यू लेते हैं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट इज कि वंस वी हैव टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स f एंड g with let's say their some representation has been chosen, f is a polynomial, उसका ये एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया, और g इज़ अ पॉलिनोमियल, उसका एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया, इसको मैं रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ। तो ये दोनों फंक्शंस बराबर हैं तब और केवल तब, इफ़ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब जब ये m और n बराबर हो, यानी जो लास्ट में जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे वो दोनों बराबर हो, सॉरी जो लास्ट में जो टर्म दिख रहा है उसका जो ये जो पावर है वो बराबर हो, यानी नंबर ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल एंड द टर्म्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट। तो ये जितने भी यहाँ पे टर्म्स टोटल दिख रहे हैं वो बराबर होने चाहिए, और टर्म बाय टर्म ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए। वन डायरेक्शन इज क्लियर, अगर ये दिया हुआ है तो क्लियरली एफ इज इक्वल टू जी, बिकॉज एक्सप्रेशन ही सेम का सेम लिखा हुआ है फिर तो। पर अगर एफ इज इक्वल टू जी, ये एकदम इमीडिएटली ये स्पष्ट नहीं है कि ये चीज़ हो रही है, पर कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अगेन ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड एटलीस्ट थिंक अबाउट, पहले ये सोचे तो सही ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। ये भी बहुत क्लियर नहीं होगा इमीडिएटली कि ये बोल क्या रहा है स्टेटमेंट, कहना क्या चाह रहा है। तो एक बार एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरा एफ जेड इज इक्वल टू 2+7z² सपोज, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2+0z+7z², और gz इज लेट्स से 3+4 iota प्लस 3z+7 iota z², या +7z² प्लस 5z³, कुछ भी लिख दिया है मैंने। तो दो उसने नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल लिख के दे दिया है, पर वो ये क्लेम कर रहा है कि ये दोनों हमेशा सेम वैल्यू लेते हैं, यानी एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जेड। तो ये नहीं हो सकता सिंपली यहाँ पे, सिंपली बिकॉज कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे 3 ही हैं और यहाँ पे 4 टर्म दिख रहे हैं, तो वहीं पे बात गलत हो गई। बट सपोज वो कहता है कि नहीं, इस 7 को मैं 8 कर देता हूँ एक बार, वो कह रहा है कि नहीं ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं ये दोनों हमेशा सेम वैल्यू लेते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। इवन दो नंबर ऑफ टर्म्स इज सेम, यहाँ पे भी z², यहाँ पे भी z², पर तो भी नहीं हो सकता क्योंकि टर्म बाय टर्म मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कहने, जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है उसके कहने का मतलब यही है। एनीवे, तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। तो हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन अ फंक्शन, call it h, as h of z is, yeah, so before we continue we should make one thing clear, ये करने के पहले कि suppose or assume without loss of generality, so without loss of generality assume that this is the case, m is less than equal to n। अब m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है, m और n दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक तो होगा, दोनों भी हो सकते हैं। when m is equal to n, तो दोनों में f और g में ऐसा तो कोई भेदभाव तो है नहीं, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। तो लेट्स से कि m is less than equal to n, और एट द सेम टाइम डिक्लेयर जस्ट कन्वीनियंस के लिए कि ये जो सारे ये हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज 0 अप टू राइट। तो ये हमने कुछ नए नंबर्स डिफाइन कर दिए, ये जस्ट कन्वीनियंस के लिए, हम देखेंगे क्यों किया हुआ है ये। तो अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं नया फंक्शन h, विच इज डिफाइंड लाइक दिस।
तो बस इसीलिए ये जो नए कोएफिशिएंट्स या जो नए नंबर्स डिफाइन किए थे वो इसीलिए कि हम एच ऑफ जेड आराम से लिख सकें। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब हम शो क्या करना चाहते हैं? हम शो करना चाहते हैं अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा है, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन तो क्लियर था। तो वी आर अस्यूमिंग दैट एफ इज इक्वल टू जी, और हम शो करना चाहते हैं कि दिस इज द केस। ठीक है, तो सो नाउ वी विल शो दैट, वी वांट टू शो दैट एंड सो ऑन, यही करना है। पर अब हो क्या रहा है? Note that the way h is defined, h of z is what? H of z is nothing but f of z minus g of z. Right? Define ही वैसे किया गया है, बट हम लोग अस्यूम क्या कर रहे हैं कि दिस इज द केस, यानी एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड ऑलवेज, यानी कि दिस इज ऑलवेज जीरो, यानी कि एच ऑफ जेड इज ऑलवेज जीरो। बट एच ऑफ जेड इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, और अदर एच इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बिकॉज एच ऑफ जेड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विच ऑलवेज टेक्स द वैल्यू जीरो। एंड व्हेन कैन दैट हैपन? पिछले प्रोपोजिशन में, पिछले स्लाइड में हमने यही तो देखा था कि अगर ये हमेशा वैल्यू जीरो लेता है तो इसमें से हर एक को जीरो होना पड़ेगा, विच जस्ट मीन्स दैट दिस इज द केस, ए नॉट इज बी नॉट, ए वन इज बी वन, एंड सो ऑन, और उससे ऑटोमेटिकली एम इज इक्वल टू एन आ जाएगा, क्योंकि ए एम प्लस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन आर जीरो। अगर एम इज नॉट इक्वल टू एन तो ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, दैट मीन्स एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन। एंड व्हाट डज दैट मीन? Since an is 0 then, right, because m is less than n, then an is necessarily 0. Just look at that. Now agar an is 0 and an is equal to bn, that as we just showed, because h is the zero polynomial, so bn must also be 0, but bn was chosen to be non-zero. तो रीजनिंग आई होप ये क्लियर हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार इसे अपने मन में चलाना चाहिए, है बहुत आसान बात, पर एक बार अच्छे से इसको मन में चलाना चाहिए। ठीक है, तो किया कुछ नहीं है, एज सुन एज वी अस्यूम दैट एफ इज इक्वल टू जी, यानी कि एस जेड इज इक्वल टू जी दैट फॉर ऑल जेड, इसका डिफरेंस फंक्शन ले लिया सॉर्ट ऑफ, और वो उसका एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। बस इसको कन्वीनियंटली लिखने के लिए हमने ये नए नंबर्स डिफाइन कर दिए थे। अगर m इज इक्वल टू n है तब तो ये नंबर्स मतलब डिफाइन कर ही नहीं जा सकते, ये हैं ही नहीं। बट अगर m इज स्ट्रिक्टली लेस देन n, देन यू डिफाइन दीज नंबर्स एंड राइट दिस एक्सप्रेशन h of z as that expression. And now h of z is a polynomial which always takes the value 0 by our assumption. But if it is the zero polynomial, if it always takes the value 0, then ये सारे के सारे नंबर जो यहाँ दिख रहे हैं ये 0 होने पड़ेंगे, जैसा कि पिछले प्रोपोजिशन में हमने देखा। और अगर ये सारे 0 हैं then we are done, because then a naught is b naught, a1 is b1 and so on। और यही लिखने में ही अपने आप m is equal to n आ गया, जो मैं दोबारा समझाना नहीं चाहता। आप खुद से उसको अगर ट्राई करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये बात हो गई, तो अब हम कोएफिशिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कोई नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है एक बार, देन देर इज़ ओनली वन नॉन नेगेटिव नंबर n एंड यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स a0 अप टू an, सच दैट लास्ट वाला इज नॉन ज़ीरो एंड fz इज ऑफ दैट फॉर्म। तो एक ही रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल का, इनफैक्ट ज़ीरो पॉलिनोमियल का भी एक ही रिप्रेजेंटेशन है, बट यहाँ पे नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल हो, एक ही ऐसा n मिलेगा सच दैट फॉर विच यू कैन फाइंड दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद दिस रिप्रेजेंटेशन। और ये जो लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये भी यूनिक आएगी। ठीक है, तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का जस्ट डायरेक्ट करोलरी है। अगर ऐसे दो लिस्ट्स होती तो वही हम करते, मतलब एग्जैक्टली पिछला प्रोपोजिशन वही बोल रहा है। अगर ऐसी दो लिस्ट्स होती तो हम जी जेड डिफाइन कर देते एज b0 b1 z एंड सो ऑन, बट देन एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जेड, और फिर ये सारे नंबर्स बराबर से मैच कर जाते, तो प्रूव हो जाता कि नहीं वो दो लिस्ट्स नहीं है, वो एक ही लिस्ट है। तो इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट करोलरी ये स्टेटमेंट है। इसको अगेन खुद से अगर समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादा आसान होगा, मेरे बताने से और मुश्किल हो जाएगा मामला। ठीक है,
तो इनको कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। अब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये यूनिकनेस प्रूव कर दी। अब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि इनको कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 0, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 1, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये जो n है, यहाँ पे ये जो n मिला, इसको डिग्री बोलते हैं। द यूनिक n फॉर विच such list of complex numbers exist where the last one is non-zero, this n is called the degree of the polynomial. ठीक है, तो डिग्री और कोएफिशिएंट्स डिफाइन हो गए। और एक छोटा सा नोट, तो डिग्री तो हमने पिछले ही स्लाइड में डिफाइन कर दी, इज एज इन प्रीवियस स्लाइड। और एक कन्वेंशन है, ये तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल की बात हुई। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल is defined as माइनस इन्फिनिट। तो इसका रीज़न धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों डिफाइन किया गया। कन्वेंशन है, डिफाइन तो हम कुछ भी कर सकते थे, हम जीरो भी लिख सकते थे, बट वो यूज़फुल नहीं है। ये वाला यूज़फुल है। ठीक है, और ये एक छोटा सा नोट, सिंपल एक्सरसाइज, कि अगर डिग्री ही बराबर नहीं है तो पॉलिनोमियल बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा कि पिछले स्लाइड में देखा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, अगर f और g बराबर है तो उनकी डिग्री भी बराबर होनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे विचार करिएगा। जितने भी चीज़ें आज प्रूव करी हैं, मैंने कोशिश करी ठीक से समझाने की, पर ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जितना इन्हें समझाओ ये उतना उलझ जाती हैं। उससे अच्छा है कि खुद से भिड़िए इनके साथ। ठीक है, ऑल राइट, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस। एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।